नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं द इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे नए चैनल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स को देखते हुए बनाई गई है, उसे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे नए चैनल द रीडर्स IQ को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग BPSC 101 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर का ये जो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक है वो है भागीदारी और मतभेद। अगर बुक की बात करें तो BPSC 101 बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। यह मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा किसका वीडियो है। चैप्टर नंबर 11 में हम भागीदारी के बारे में जानेंगे कि नागरिकों का लोकतंत्र में जो है भागीदारी कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर किसी देश के लोकतंत्र में जनता भागीदार नहीं है तो उस देश का लोकतंत्र कैसा होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे मतभेद के बारे में कि राजनीति में, लोकतंत्र में लोगों के बीच, पार्टियों के बीच जो मतभेद का कारण बनती है, जो मतभेद होती है, वो क्यों होती है। जब किसी देश में तानाशाही सरकार आती है, जब किसी देश में आर्मी का शासन होता है, मिलिट्री रूल लागू होता है, यानी जिसे कू कहते हैं। कू मतलब मिलिट्री शासन, आर्मी की सत्ता। तो आर्मी, जैसे कि आप जानते हो कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसे कौन चलाता है, ISI चलाती है। अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले म्यांमार से घटना आई थी कि म्यांमार में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया और म्यांमार का जो पूरा शासन व्यवस्था है वो आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। तो ऐसी परिस्थितियां दोस्तों सामने क्यों आती है, ये बहुत ही गंभीर बात है। इसका एक कारण यह है कि जब लोकतंत्र में जनता सरकार में या लोकतंत्र में भागीदार नहीं बन पाती है, जब सरकार और जनता में यानी नेताओं में और जनता में मतभेद हो जाती है, उस टाइम जो है ना सैन्य शासन की ज़रूरत जो है वो सामने आ जाती है। सरकार चाहती है कि वे जनता की आवाज़ को जो है वो दबा दें। तो इसी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि आखिर भागीदारी है क्या। देखिए, भागीदारी शब्द से आप लोग पहले से ही परिचित हैं और भागीदारी जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस शब्द का काफ़ी यूज़ भी करते हैं। भागीदारी को हम लोग हिस्सेदारी या फिर शेयरिंग के नाम से जानते हैं, यानी वैसी चीज़ जो शेयर हो सके, वैसा वस्तु जो शेयर हो सके। अब देखिए, लोकतंत्र में भागीदारी क्या है। अब मान लीजिए कि किसी देश में सरकारें चल रही है, भारत की हम बात करते हैं, तो भारत के देश में शासन में, सत्ता में हो या लोकतंत्र में हो, जनता की भागीदारी क्या है। जनता 5 साल में एक बार वोट देती है, यानी जनता उसमें क्या है, लोकतंत्र में जनता भी हिस्सेदारी, उनकी भी हिस्सेदारी है। लोकतंत्र को स्थापित करने में और शासन को स्थापित करने में, सत्ता को स्थापित करने में जनता का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो उससे हम लोग कहेंगे कि लोकतंत्र में भी जनता का क्या है, हिस्सेदारी है। अगर जनता वोट नहीं करेगी तो क्या कोई भी पार्टी जीतकर सामने आएगा लोकतंत्र में? बिल्कुल नहीं आएगा। तो लोकतंत्र में जनता की हिस्सेदारी होती है। अब देखिए, अगर सत्ता में या लोकतंत्र में जनता का अधिक भागीदारी होगा तो हम उसे कहेंगे कि उस देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अधिक लोकतांत्रिक देश है। बृहत भारत को कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता डिसाइड करती है कि सत्ता किसे मिलनी चाहिए, किसे नहीं। यहाँ पे जनता डिसाइड करती है कि कौन सा कानून पास होना चाहिए, कौन सा नहीं। बीते कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले जो है, सबसे पहले दलित जो SC ST एक्ट का कानून है उसमें संशोधन की बात की जा रही थी। जनता ने पुरजोर विरोध किया, सरकार को मजबूरन कानून को वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि जनता की हिस्सेदारी है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, किसान आंदोलन जो महज 1-1.5 साल पहले जो है वो शुरू की गई थी। तो किसान आंदोलन में क्या हुआ,
भारत सरकार ने जो बिल जो है लाई थी संसद में, उस बिल को आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंदोलन इतना उग्र हो गया कि सरकार को मजबूरन जो है उस बिल को वापस लेना पड़ा, कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि जनता नहीं चाहती थी, किसान नहीं चाहते थे कि यह बिल जो है सामने अस्तित्व में आए। भले इसका विपक्ष की बात जो भी हो, मैं आपके सामने वही बात कह रहा हूँ जो सामने पटल पर है। तो कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र हमें यह सिखाती है कि जनता की जो हिस्सेदारी है भारतीय लोकतंत्र में वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर भारत की जो है अधिकतम जनसंख्या, अधिक जनता जो है किसी कानून का अगर बाइकआउट करे तो सरकार को मजबूरन उसे वापस लेना पड़ेगा। इससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत जैसे बृहत लोकतांत्रिक देश में तो जनता की जो हिस्सेदारी या भागीदारी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम चाहें तो कोई भी कानून पास करवा सकते हैं, अगर हम नहीं चाहें तो वो कानून पास नहीं होगा। अब मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। अब सभी जनता ने, अधिकतर जनता ने, यानी कश्मीर की जनता को छोड़ दें और कुछ वामपंथियों को छोड़ दें, तो लगभग देश की 90% आबादी ने इसका पुरजोर स्वागत किया। अब मान लीजिए इसका उलट होता, अगर जनता इसका विरोध करती तो क्या सरकार इस कानून को वापस ले पाती? बिल्कुल नहीं। क्या 370 हट पाता? बिल्कुल नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं भारत में या फिर जितने भी बड़े लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर क्या है कि जनता की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। अब और एक बात देखिए, जनता की हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 5 साल में एक बार हम गए मतदान केंद्र और वोट देकर आ गए। सिर्फ इसे ही नहीं कहते हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब होता है कि सरकार के अच्छे और बुरे निर्णय पर जनता अपनी राय देगी और उस राय को, ठीक है, उस जनता के उस फैसला को, उस राय को सरकार क्या करेगी? उसका आकलन करेगी कि नहीं भाई, जनता इस कानून के खिलाफ है तो हमें इस कानून को पास नहीं करना है। असल हिस्सेदारी और भागीदारी इसे कहते हैं। अब मान लीजिए आप गए 5 साल में वोट दे के आ गए, 5 साल में एक बार तो आपने वोट दे दिया, आप घर आ गए। अब 5 साल सरकार जो भी करेगी, जो भी मनमानी करेगी, आप उसे सहते रहेंगे। आप आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कह पाएंगे कि आपकी हिस्सेदारी है? बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए आपका एक परिवार है, उस परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग में एक आप हैं। अब मान लीजिए 3 लोग कोई फैसला लेते हैं और आप उसका विरोध करते हैं और आपकी बात वहाँ पर ना सुनी जाए, आपके विरोध करने के बाद भी घर में वो काम हो, तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि आपकी हिस्सेदारी घर में बिल्कुल नहीं है, आपकी बात ना सुनी जाती है, ना आपकी बात मानी जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी बात घर में सुनी और मानी जाती है, आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल घर में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि मेरी भी इसमें हिस्सेदारी है। तो इसे कहते हैं हम लोग भागीदारी। अब देखिए, भागीदारी जब समझ गए तो भागीदारी से संबंधित कुछ जो जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं नामचीन, उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। उन तर्कों को हम जानेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सिडनी वर्वा और नॉर्मन एच नी ने अपनी पुस्तक अमेरिका में भागीदारी, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक समानता में राजनीतिक भागीदारी को ऐसा व्यवहार जो सरकारी कर्मियों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है प्रकार से परिभाषित किया है। उसके बाद और एक दार्शनिक आते हैं, हंटिंगटन, जिनके बारे में हमने अध्याय 3 और 4 में जो है बातें की थी। और नेल्सन ने अपनी पुस्तक नो इजी चॉइस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज में जो है राजनीतिक भागीदारी को निजी नागरिकों की ऐसी गतिविधि जो सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डाल सके की तरह परिभाषित किया। यानी सरकार कोई भी निर्णय अगर लेती है तो उसमें जो जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, वो अपनी भागीदारी वहाँ पर दर्शाते हैं, वो प्रभाव डालते हैं सरकार पर। इसका एग्जाम्पल जो है हमने किसान आंदोलन के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो SC ST कानून के लिए जो सरकार ने कानून जो है उसमें बदलाव के लिए बातें की थी, उस पर भी हमने चर्चा पहले जो है हमने कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, H मैक्लॉस्की कहते हैं कि एक प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा लोकतंत्र में सहमति दी जाती है या वापस ली जाती है और शासकों को शासन के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। मतलब देखिए, उनका कहना है कि भागीदारी जो है ना, वो है क्या? वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सरकार को अपनी सहमति या असहमति दर्ज करा सकते हैं। सरकार कोई कानून लेकर आती है, हम कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तो सरकार उसे लागू करती है। सरकार कोई कानून लेकर आती है,
हम उसमें अपना असहमति दर्ज करवाते हैं तो सरकार उस कानून को वापस ले लेती है। चलिए अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम जो है वो बात करने वाले हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भागीदारी के प्रकार, कि भागीदारी है क्या। देखिए भागीदारी को जो है ना 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक परंपरागत और दूसरा अपरंपरागत। अब देखिए परंपरागत भागीदारी क्या है। परंपरागत भागीदारी उस भागीदारी को कहते हैं, अब मान लीजिए सरकार कोई कानून जो है वो कोई बिल लाती है, अब उस बिल में जनता उसमें हाँ पे हाँ कर देती है, मतलब हूबहू वही सरकार कहती है दिन तो जनता कहती है कि हाँ भाई दिन ही है, तो इसे कहते हैं परंपरागत भागीदारी। यानी जनता की इसमें पूर्ण सहमति है, जनता इसे न नकार रही है और न इसमें कोई सुधार करने का या कोई बदलाव करने का प्रस्ताव दे रही है सरकार को, तो इसे कहते हैं परंपरागत भागीदारी। और इसके उलट अपरंपरागत भागीदारी में क्या होगा कि सरकार जब कोई बिल जनता के समक्ष देश में लाएगी, संसद में लाएगी, जनता तो इसमें अपनी सहमति दर्ज बिल्कुल करेगी, लेकिन नागरिक और जनता जो है ना वह सरकार से ये कहेगी कि इस बिल में आपको थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। बिल तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी जाएं, या इसमें इस बिल में कुछ चीज़ें जो है इससे हटा दी जाए, तो इसे कहते हैं अपरंपरागत भागीदारी। तो उम्मीद है कि परंपरागत और अपरंपरागत भागीदारी को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो राजनीतिक भागीदारी होता है तो उसमें से कुछ गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया। उसमें क्या किया है, पहला है राजनीतिक प्रशासनिक कार्यालय का स्वामित्व या तलाश, एक राजनीतिक संगठन में सक्रिय सदस्यता, एक अर्ध राजनीतिक संगठन में सक्रिय सदस्यता, सार्वजनिक बैठकों प्रदर्शनों आदि में भागीदारी, अनौपचारिक राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी, राजनीति में सामान्य रुचि, चुनावों के लिए मतदान। तो ये सभी क्या है, ये सभी उन चीज़ों को दर्शाती है जिससे एक जनता अपनी भागीदार या अपनी भागीदारी जो है वो साबित करती है सरकार के प्रति। अब मान लीजिए कि आपको राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप वोट देने नहीं जाते, आप राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते, आपको सरकार से, सरकारी तंत्र से, देश के कानूनों से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आप अपनी जो भागीदारी है वो साबित कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी कोई हिस्सेदारी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको सरकार को सुझाव देने के लिए आपको सरकारी तंत्रों का पता होना चाहिए, आपको कानूनों का पता होना चाहिए, सरकार समय असमय पर कौन से बिल संसद में पेश कर रही है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी 3 दिन पहले जो है दिल्ली सरकार के लिए जो है एक बिल लाई गई थी, तो ये सभी चीज़ें जो है ना ये करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, और ये सभी चीज़ें मैं आपको द रीडर्स IQ में पढ़ाऊंगा कि कब और किस विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में कौन से बिल कब जो है वो लाई गई। चलिए अब आगे हम बात करेंगे भागीदारी के लेवल के बारे में कि भागीदारी का स्तर क्या है। देखिए वर्वा और नी ने राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न स्तर बताए हैं, वो क्या क्या है आइए जान लेते हैं। पहला है निष्क्रिय। निष्क्रिय में वे लोग आते हैं जो शायद ही कभी वोट देते हैं और राजनीतिक संगठनों से भी दूरी बनाए रखते हैं। मतलब कि सरकार में, जैसे मैंने अभी पहले कहा ना कि जो वोट नहीं देते, कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, कब कौन सा बिल आ रहा है उसके बारे में पता नहीं है, तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं। वे कभी कभी वोट देते हैं, सरकार से, सरकारी तंत्रों से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए अब है मतदान विशेषज्ञ। ये लोग सिर्फ वोट देते हैं और इसके अलावा ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते। मतदान विशेषज्ञ नाम से स्पष्ट है कि उनका काम है सिर्फ जाना और वोट देना। इसमें अधिकतर हमारे घर की घरेलू महिलाएं आती है जिनको सरकार से कोई मतलब नहीं होता है, जो सिर्फ मोबाइल में रील्स देखती रहती है। ठीक है, हालांकि मैं ये मजाक में मैंने कहा है, इसको सीरियस बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए अब है संकोचित प्रतिभागी। इसमें वे लोग आते हैं जो न तो मतदान करते हैं और न ही चुनावी अभियानों या नागरिक संघों में भाग लेते हैं, किंतु व्यक्तिगत मुद्दे के लिए वो स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने में पीछे नहीं रहते। मतलब कि डायरेक्ट सरकार से इनका कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर वे अपने जो अफसर हैं उनसे भिड़ जाते हैं। चलिए आगे है सामुदायिक प्रतिभागी। ऐसे लोग मुख्यतः स्थानीय सामुदायिक राजनीति में व्यस्त रहते हैं। मतलब कि पंचायत का चुनाव, उन्हें लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा से कोई संबंध नहीं रहता है। उन्हें वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना है, जीतना है, बस उतने तक में वो सीमित है। अब आता है प्रचारक।
ये लोग न केवल मतदान करते हैं बल्कि चुनावी अभियान में प्रचार करना भी पसंद करते हैं। इनका शैक्षिक स्तर औसत मतदाताओं की तुलना में अधिक होता है और स्पष्ट पार्टी संबद्धता के कारण ये राजनीतिक पदों को लेने में सक्षम भी होते हैं। मतलब कि जो प्रचारक होते हैं ना, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हर मामलों में एक्टिव होते हैं। अब आखिर में आता है पूर्ण कार्यकर्ता। पूर्ण कार्यकर्ता में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो नियमित रूप से एक राजनीतिक पार्टी और उसके राजनीतिक आदर्श को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भाजपा या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, तो एक भाजपा का कार्यकर्ता क्या चाहेगा कि भाजपा आगे बढ़े, देश में और राज्य में क्या हो, भाजपा की सरकारें हो। तो एक कांग्रेस का भी कार्यकर्ता क्या चाहेगा कि देश में और राज्य में क्या हो, कांग्रेस की सरकार आए। तो उसे कहते हैं पूर्ण कार्यकर्ता। अब आगे है राजनीति भागीदारी पर प्रभाव डालने वाले कारक। मतलब कि राजनीतिक भागीदारी जो है ना, उस पर कौन कौन से जो है मतलब कि कारक हैं वो प्रभाव डालते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक कारक। अब देखिए, आपको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारक में देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जिनका घर परिवार से कोई संबंध नहीं होता है, जो अकेले तन्हा रहना पसंद करते हैं। तो वे लोग अपना समय जो है ना, वो पूरा का पूरा जीवन जो है वे अपने जीवन को राजनीति में डाल देते हैं। उनका पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा जीवन जो है वो राजनीति में व्यतीत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है राजनीति को दिया। ना उन्होंने विवाह किए, ना उन्होंने मतलब कि उतने अच्छे रिश्ते रखे अपने परिवार से। उनका सारा समय, सारा जीवन जो है वो देश को समर्पित रहा, पार्टी को समर्पित रहा, सरकार को समर्पित रहा। तो ऐसे लोग जो है ना मनोवैज्ञानिक कारण अपना कारण बना लेते हैं कि नहीं भाई, मेरा तो कोई है नहीं आगे पीछे, चलो मैं क्या करूँगा, अपना पूरा का पूरा जो समय है मैं देश को दूंगा, मैं पॉलिटिक्स को दूंगा, मैं अपनी पार्टी को दूंगा। क्योंकि देखिए, एक नेता के पास समय की काफ़ी कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि देखिए, उन्हें अपना तो काम करना ही होता है, पार्टी का भी काम करना होता है, अपनी सरकार का काम करना होता है, नए नए लोगों से मिलना होता है। तो ऐसे लोग अगर अपने परिवार से अधिक जुड़े हुए रहेंगे तो अपना कीमती समय जो है ना वो देश को नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ व्यक्ति वैसे होते हैं जो अपना मनोवैज्ञानिक कारण जो है बना लेते हैं कि मेरे घर परिवार में कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, मेरे पास पूरा समय है तो मैं देश को दूंगा। नरेंद्र मोदी जी भी जो है एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। उनका भी जो है विवाह नहीं हुआ था, हालांकि उनका बाल विवाह हुआ था जिसमें वो एग्री नहीं थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है, उन्होंने भी जो है परिवार धर्म को नहीं माना, वो भी संन्यास लेने के लिए चले गए, हिमालयों पे पहाड़ों पर ध्यान किया, फिर पॉलिटिक्स में अपना जीवन जो है न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे लोगों को मैं एग्जांपल आपके सामने दिया ताकि आपको समझ में आए। दूसरा है सामाजिक कारक। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे समाज में बदलाव करना है, मुझे शिक्षा में कार्य करना है, मुझे जो है कार्य करना किन चीज़ों पर। जैसे कि मान लीजिए सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान तरह तरह के लोगों का हेल्प किया, मजबूर लोगों को जो है अपनी जो मदद है वो मुहैया करवाई। कुछ लोग जो घर वापस नहीं जा पा रहे थे उन्हें बस मुहैया करवा कर जो है बस के रास्ते, ट्रेन के रास्ते उन्हें घर वापस उन्होंने भेजने का काम किया। तो ये सामाजिक लोग हैं। अगर ये राजनीति में आएंगे तो राजनीति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो सामाजिक कारक क्या है कि वैसे लोग जो समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, वो बदलाव देश के लिए हो सकता है, राज्य के लिए हो सकता है, अपने गांव, क्षेत्र, प्रदेश के लिए हो सकता है। तो ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं किसी उद्देश्य से, तो उसे कहते हैं सामाजिक कारक, जो क्या करते हैं, भागीदारी को प्रभावित करते हैं। दूसरा है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक देखिए, अब बचपन से आप किसी बच्चे को अगर पूछें कि आप तुम क्या बनोगे, अगर वो बच्चा बोलता है कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ या प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो ये राजनीतिक कारक है। क्यों है भाई? क्योंकि बचपन से उनका एक माइंडसेट क्या है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। क्योंकि कुछ लोग जो है ना, कुछ नेता जो हैं वो पॉलिटिक्स को व्यापार समझ लेते हैं कि मैं 5 साल के लिए MLA MP का चुनाव जीत जाऊं और मैं अरबों रुपया कमा के मैं बैठ जाऊंगा। तो इसे कहते हैं राजनीतिक कारक। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी तो अकस्मात अपनी माँ की मृत्यु के बाद जो पॉलिटिक्स में वो आ गए थे, हालांकि उनको नहीं आना था, खैर वो पायलट थे। अब बात करते राहुल गांधी की। तो देखिए, गांधी परिवार जो सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो ये राजनीतिक कारक है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस उद्देश्य से जो आगे बढ़ेंगे। वे क्या समझ लिए हैं कि जिस कुर्सी पर कभी नेहरू जी बैठते थे, इंदिरा जी बैठती थी, राजीव जी बैठते थे, उस कुर्सी पर आज मेरा अधिकार है।
उनको समाज के कारकों से मतलब नहीं है, उनको मनोवैज्ञानिक कारकों से मतलब नहीं है, वे बस इस बात को जानते हैं कि मेरे पापा जो है पीएम थे देश के, मुझे भी पीएम बनना है। तो इसे कहते हैं राजनीतिक कारक। अब आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है मतभेद। देखिए मतभेद का मतलब क्या होता है, यानी मत, आपका मत आपके सामने वाले से नहीं मिल रहा है, आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग सामने वाले से मैच नहीं हो रही है, इसे कहते हैं मतभेद। अब इसे हम लोग जो है ना उदाहरण के तहत हम इसे समझेंगे। अब मान लीजिए कि भारत में एक है सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता में है, और है विपक्ष पार्टी जो विपक्ष में है। तो विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, और भी कई सारे पार्टी, टीएमसी है, ठीक है, जेडीयू है, आरजेडी है। तो भाजपा जब कोई कानून लाती है, यानी सरकार जब कोई कानून प्रस्तुत करती है, तो उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। तो जो विपक्ष की भूमिका निभाता है कांग्रेस या अन्य पार्टियां, वो हमेशा उसमें खामियां ही ढूंढेंगी। क्या करेंगी? खामियां ही ढूंढेंगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मणिपुर में जो दुर्घटना हुई बहुत ही भयावह है, निंदनीय है, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। कांग्रेस उसके खिलाफ तो बोल रही है, लेकिन राजस्थान में एक लड़की के साथ, एक नाबालिग के साथ बलात्कार होता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है, इस पर कांग्रेस चुप रहती है। क्यों? क्योंकि एज अ विपक्ष, एज अ ओपोनेंट, वो क्या कर रही है कि मणिपुर में भाजपा का सरकार है तो उसे घेरो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उस पर चुप रहो। तो विपक्ष हमेशा मतभेद में रहती है। विपक्ष हमेशा आपसे उलट, आप कहेंगे दिन तो विपक्ष उसे क्या कहेगा? रात कहेगा। तो इसे कहते हैं मतभेद। अब देखिए मतभेद के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतभेद के बहुत सारा क्या है कि उसका वर्ग हो सकता है, उसका तरीका हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि विपक्ष भी जो है सरकार के पक्ष में ही बात करती है। अब आने वाला है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वैसे तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भाजपा का सबसे धुर विरोधी कहा जाता है कांग्रेस के बाद, लेकिन जहां तक बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की, तो इसमें मायावती सरकार की, जो मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई है। यानी उन्होंने कहा है कि हमारा जो वोट रहेगा वो इस बिल के लिए रहेगा, यानी इसके विरोध में हम लोग वोट नहीं करेंगे, इसमें वोट करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे, हम लोग उसके समर्थन में वोट करेंगे। तो कई बार देखा गया है कि जो विपक्षी पार्टियां भी सरकार के समर्थन में वोट करती है। तो इसके क्या क्या मतलब कि अलग अलग कारण क्या हो सकता है? पहला कारण हो सकता है कि देखिए राहुल गांधी भी पीएम बनना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी तो पीएम है ही। अब मान लीजिए कि राहुल गांधी हर बात पे नरेंद्र मोदी का समर्थन करना शुरू कर दे, तो इससे क्या साबित होता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का शौक़ नहीं है, उनको इच्छा नहीं है। आप उनका समर्थन कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, पीएम तुम ही बन के रहो। आई बात समझ में? तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि अगर सरकार देश के हित में कोई कानून नहीं ला पा रही है, अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून लाया जो देश के हित में नहीं है, तो विपक्ष को तो उसका अपोज करना ही होगा, विपक्ष उसका समर्थन कभी नहीं करेगी। तो ये दूसरा कारण है। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं मतभेद के, तो इसे कहते हैं मतभेद। और विपक्ष का काम ही होता है मतभेद का, पक्ष और विपक्ष। अभी संसद का जो है वो मॉनसून सत्र चल रहा है, आप देखिए बहुत मज़ा आएगा। स्मृति ईरानी ने आज बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिया है, राहुल गांधी ने भी आज आधे घंटा जो है वो बोले हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, विपक्ष पक्ष को लेकर, ठीक है, स्मृति ईरानी को लेकर। तो मतलब कि काफ़ी अच्छा भी लगता है कि देश के संसद में बहस हो रही है और नेताएं जो हैं बात कर रहे हैं देश हित को लेकर। तो देखा कीजिए, काफ़ी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। अमित शाह ने भी जो है काफ़ी अच्छा स्पीच दिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरीज पे। अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत में जॉन रॉल्स ने तर्क दिया कि नागरिक अवज्ञा न्यायपूर्ण संस्थानों को बनाए रखने में हेल्प करती है। अवज्ञा का मतलब होता है न मानना, नहीं मानना। अब मान लीजिए कि नागरिक कोई कानून सरकार लाती है और नागरिक उसकी अवज्ञा करता है, उसे नहीं मानती है, तो इससे साबित क्या हो रहा है कि देश में लोकतंत्र है,
साबित हो रहा है कि नहीं कि देश में लोकतंत्र है। अब चीन की सरकार कोई कानून लाएगी तो क्या वहाँ की जनता उसको विरोध कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है और लोगों को, नागरिकों को ये अधिकार नहीं है कि आप उसका विरोध करें। लेकिन भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जापान में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह क्या है? लोकतंत्र है और नागरिक उसका विरोध कर सकते हैं। तो अगर नागरिक उसकी विरोध कर रहा है सरकार का, तो न्यायपूर्ण संस्थानों को बनाए रखने में क्या करती है? हेल्प करती है। मुक्त और नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ नागरिक अवज्ञा का संयमपूर्ण प्रयोग संस्थानों को ज़्यादा न्यायपूर्ण बना सकता है। अब देखिए, नियमित चुनाव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सरकार जो है वो 15 साल तक राज करती रहे। जैसे व्लादिमीर पुतिन इतने सालों से राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं, चुनाव ही नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो वही जीत रहा है। ठीक है, शी जिनपिंग की बात करें चीन की, तो वहाँ भी सेम हाल है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? नहीं, भारत में हर साल चुनाव होते हैं, यानी हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। तो नियमित चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, यानी न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, जो भी न्याय सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वे अपना फैसला अपने अनुसार दे सकते हैं, देना चाहिए। तो ये से भी क्या दर्शाते हैं? ये से भी दर्शाते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे हैं। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र और मतभेद। देखिए, लोकतंत्र अगर है तो मतभेद तो होगा ही, बिल्कुल होगा। चीन में मतभेद है? नहीं है। सरकार जो बिल लाती है जनता हमें हाँ करती है, क्यों? डर से। लेकिन भारत में क्या ऐसा है? नहीं है। सरकार कोई बिल लाती है, कांग्रेस तुरंत उसका क्या करती है? उसका अपोज करती है। दिल्ली में 2 दिन 3 दिन पहले जो एक बिल लाया गया होम मिनिस्टर के द्वारा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी ने क्या किया? इसका विरोध किया, यानी मतभेद जो है अपना वो व्यक्त किया। तो लोकतंत्र और मतभेद का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है और वो हमेशा रहेगा। जब जब लोकतंत्र की बात होगी, याद रखिएगा, मतभेद वहाँ पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का विरोधी जो बाइडेन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? मतभेदी हैं, दोनों का मत आपस में नहीं मिलता है। जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रो इंडियन कहा जाता है, मतलब इंडिया के बारे में अधिक सोचते हैं, वहीं जो बाइडेन को कहा जाता है कि वो प्रो पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के हित पर वो जो है वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जहाँ होगा वहाँ मतभेद होगा, इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। अब देखिए, अब किसी भी लोकतांत्रिक देश में आपको कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिससे आप उस देश के सरकार के खिलाफ अपना मतभेद जो है वो दर्ज करा सकते हैं, अपना मतभेद आप जाहिर कर सकते हैं। अब चीन में, चीन का नागरिक तो अपने सरकार के अगेंस्ट में कोई मतभेद नहीं बोल सकता, दर्ज नहीं करा सकता। आप और मैं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया है। लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। तो वहाँ की सरकार, अभी इमरान खान के साथ क्या हुआ? उन्हें जबरन पकड़ा गया, जेल में डाला गया, झूठे केस में उन्हें फंसा दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह लोकतंत्र तो है ही नहीं भाई। वहाँ शासन किसका है? ISIS का शासन है वहाँ पर, है मैंने ISI का शासन है वहाँ पे। चलिए, अब कौन कौन से अधिकार हैं जो मतभेद व्यक्त करने में हेल्प करते हैं? वो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए, कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं वो नरेंद्र मोदी को कभी चोर कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि पूरा का पूरा मोदी कम्युनिटी ही चोर है, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है। अनाप शनाप उनकी डिग्री को लेकर, उनके शादी, उनकी वाइफ को लेकर बात करते हैं। तो उन्हें ये अधिकार किसने दिया? लोकतंत्र और संविधान ने दिया। उन्हें बोलने की क्या है? आज़ादी है। तो इसी पे फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टायर का प्रसिद्ध कथन है कि आप जो कहना चाहते हैं, हो सकता है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, किंतु आपके बोलने के इस अधिकार की रक्षा के लिए मैं मरते दम तक लड़ूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ पे, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। यानी एक लोकतांत्रिक देश और उसके नेता के रूप में आपको भी उस चीज़ का पालन करना होगा जिसकी बातें संविधान कहती है। चलिए, अब है संगत और सभा की स्वतंत्रता। ये भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है, यानी हमें सभा करने की आज़ादी है। हम CAA के खिलाफ जो है लोगों ने धरना दिया था, क्या सरकार ने उन्हें मार पीट कर भगाया? बिल्कुल नहीं। क्या सरकार ने उन्हें जेल में डाला? बिल्कुल नहीं। ये उनका अधिकार है। किसान आंदोलन कर रहे थे, ये उनका अधिकार है। चलिए, तीसरा है राजनीतिक भागीदारी, यानी आप किसी भी पार्टी में जाकर, कोई भी पार्टी में शामिल होकर सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, राहुल गांधी का विरोध कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं राजनीतिक भागीदारी।
अब है कानून की उपयुक्त प्रक्रिया। अब मान लीजिए जैसे कि राहुल गांधी को कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले जो है संसद भवन से निष्कासित कर दिया गया था एक केस को लेकर। वो केस क्या था कि गुजरात के सूरत में उन्होंने ये कहा था कि पूरी की पूरी जहाँ जहाँ मोदी निकल रहे हैं वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, चोर निकल रहे थे। पूरे मोदी कम्युनिटी उन्होंने चोर कहा था। इसके खिलाफ भाजपा के एक एमएलए ने उनके खिलाफ जो है हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी, केस किया था और हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी माना था और दोषी में 2 साल की सज़ा उन्हें दिया गया था और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का जो है उन्हें सज़ा दी गई थी। अब देखिए ये सब बातें ना करंट अफेयर्स की, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जल्दी से द रीडर्स IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बातें मैं वहाँ कहूँगा तो आपकी जानकारी और बढ़ेगी। आप जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी, आप एग्ज़ाम निकालने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अब राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या मिल गई, उन्हें राहत मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अभी स्टे लगाया गया है कि इस पर फैसला हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए इसे अभी हम रोक देते हैं। तो ये कुछ अधिकार है जिसके सहारे आप अपना मतभेद जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा और इस एक चैप्टर को करने के बाद BPSC 101 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एक चैप्टर जो है हम एक बुक जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया समझाया आपने उसे अच्छे से समझा है, पढ़ा है। और फिर से एक बार मैं आपसे कह दूं, असाइनमेंट के रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट चाहिए तो जल्दी से जल्दी दोस्तों कॉल करके अपना असाइनमेंट बुक कर लीजिए। अधिक समय आपको बाद में नहीं मिलने वाला असाइनमेंट लिखने के लिए। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल द रीडर्स IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तुरंत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।